हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर हमने शुरुआत किया था दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे नॉर्मली हमने जो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, कि क्या होता है थर्मल प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होता है, ये सभी चीज़ हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और इसमें सबसे पहले हमें बात करना है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में, एंड साथ ही में हम कुछ आइडियल गैस के इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें आपको आज सीखने मिलेगी। ओके, तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट जीरो एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जब भी क्या होता है कि प्रेशर जो होता है ना कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। अगर हम क्या करते हैं कोई भी पर्टिकुलर इक्वेशंस में जब प्रेशर को जो है हम कांस्टेंट रखते हैं, तो क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है ना, जो भी गैस का दिया रहेगा, जो भी वॉल्यूम रहेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर से। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो वेन एवर वी आर कीपिंग द प्रेशर एज ए कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम बात करें वही कंडीशन में, तो जो वॉल्यूम जो रहेगा गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस का, अगर उसको कांस्टेंट दिखा जाए तो प्रेशर जो होगा वो मेरा टेम्परेचर से कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट क्या हो गया कि जब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, ठीक है ना, जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर से। जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो प्रेशर डायरेक्टली टेम्परेचर को ये हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इन शॉर्ट दोनों को मैं क्या बोल सकता हूं मैथमेटिकली, कि जो मेरा P था, प्रेशर था, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर था, और V यानी वॉल्यूम जो था वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर था। तो हम लोग एक साथ लिख सकते हैं कि PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। करेक्ट है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ये सबसे पहला इक्वेशन था। और यहां पे एक चीज और समझ में आता है कि जो वॉल्यूम टेम्परेचर था या फिर प्रेशर टेम्परेचर था, उसका अगर ग्राफ के अगर हिसाब से बात किया जाए तो हमेशा जो होता है वो गैस के हिसाब से जो दोनों के ग्राफ्स निकलते हैं ना, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के हिसाब से निकलते हैं। जिसका मतलब ये होता है, इट शोज दैट कि द गैसेस एक्सपांड लीनियरली विद द टेम्परेचर। यानी कि जैसे जैसे हम कोई भी गैस का टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका एक्सपांशन भी उसी के साथ होता रहता है। यानी कि वेन एवर वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द गैस आर एक्सपांडिंग लीनियरली। इसका मतलब यह है कि वो एकदम कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या होते हैं, एक्सपांड होते हैं। दैट्स वाई उनके जो ग्राफ बनते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के हिसाब से बनते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग मेजर भी कर सकते हैं टेम्परेचर को मर्क्यूरी थर्मोमीटर के अंदर, जैसा हम लोग के पास डिवाइस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, अगर देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाए कि इसको प्रिसाइजली अगर हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करें प्रेशर को, और आइडेंटिफाई कर पाए कि उसका फिक्स पॉइंट क्या है। और स्पेशली अगर बात करें खासकर उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा क्या होता है वो सेंसिटिव होता है, क्योंकि जैसे हमारा प्रेशर का चेंजेस आता है तो वो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर भी चेंजेस हो जाता है। तो वो बॉइलिंग टेम्परेचर इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू चेंजेस इन प्रेशर। हैंस हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक फिक्स पॉइंट ऐसा आता है स्केल का, जो कि अडॉप्ट किया गया था 1954 में, ताकि हम लोग टेम्परेचर स्केल को डिफाइन कर सके। और ये जो टेम्परेचर स्केल जो है ना, ये एक कॉन्स्टेंट है, और ये टाइप के स्केल को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल या फिर थर्मोडायनेमिक स्केल। और इसको एक और स्केल के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है दोस्तों केल्विन स्केल। ठीक है, तो इसके पहले आपने दो टाइप के स्केल पढ़े थे। आपने एक पढ़ा था दोस्तों डिग्री सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल, और दोनों के रिलेशंस देखे थे। उसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल भी कराया था, आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में। आज सेकंड लेक्चर है, तो इसमें हमने एक नया स्केल देखा जिसका नाम है एब्सोल्यूट स्केल या फिर थर्मोडायनेमिक स्केल, या फिर इसको केल्विन स्केल के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लेते हैं ये तीनों के बीच में कैसा रिलेशन रहेगा। लेकिन इसके पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अगर हम तीनों फेज को कंसिडर करें, क्योंकि हम लोग को पता है देयर आर थ्री फेज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, या फिर वेपर जिसको बोलते हैं। तो ये तीनों को अगर कंसिडर करेंगे तो तीनों के लिए पॉसिबल होगा कि वो तीनों के तीनों एग्जिस्ट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम में। और यही चीज को हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, दैट इज ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, जिसमें आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों का फेज सेम रहता है। करेक्ट है। और ये जो एब्सोल्यूट स्केल होता है ना टेम्परेचर का, इसको टर्म किया जाता है सिंस इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल गैस एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस। यानी कि क्लियरली क्या बोल दिया कि ये जो हमारा एब्सोल्यूट स्केल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं केल्विन स्केल के नाम से भी जानते हैं, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर बेस होता है, प्रॉपर्टीज। जो भी आइडियल गैस रहेगा उसके प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि उसके जो भी सब्सटेंस रहेंगे ना उसके प्रॉपर्टी के ऊपर। यानी कि गैस की प्रॉपर्टी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट रहेगा, लेकिन सब्सटेंस के प्रॉपर्टी के ऊपर डायरेक्टली वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ये चीज आपको याद रखना है। इसीलिए तीन आइडेंटिकल थर्मामीटर्स जो है उसको हम लोग मार्क कर सकते हैं और उसको मेजर कर सकते हैं केल्विन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, जैसा कि हम लोग को पता ही है। और उसको हम लोग 120 टेम्परेचर पे अगर रखते हैं तो हर टेम्परेचर जो है वो सेम लेवल दिखाएगा मर्क्यूरी का
ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के लिए। यानी कि एक तरीके से अगर बात करें कि तीनों के तीनों जो होते हैं, यानी कि डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के हिसाब से बात करें तो तीनों का जो मेजरमेंट होता है एक पर्टिकुलर बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से, वो यहाँ पे जो लेवल्स होते हैं ना उसके, वो क्या दिखाता है, सेम दिखाता है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो मैं आपको बात कर रहा था दोस्तों कि हमें रिलेशनशिप बताना है तीनों स्केल्स का, तो हमने ऑलरेडी टेम्परेचर का, यानी कि जो सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस का जो स्केल था और फ़ारेनहाइट डिग्री का स्केल था, उसका रिलेशन हमने देखा था, जो कि था TC/100 इज इक्वल टू TF - 32/180। ये इतना हमने देखा था ऑलरेडी पहले लेक्चर में। बट यहाँ पे हमने एक और नया स्केल देख लिया, कौन सा, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट स्केल या फिर थर्मोडायनेमिक स्केल या फिर उसको केल्विन स्केल बोलते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हमारा एक नया इक्वेशन बनेगा जिसमें तीनों के बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है, यानी कि TC/100 इज इक्वल टू TF - 32/180 और TK - 273.15/100। तो इसमें TC क्या है मेरा, टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेल्सियस, TF क्या है, दैट इज टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट, और ये TK क्या है, दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये तीनों के बीच में हमको जब भी कोई भी ऐसा डिफरेंसेस पूछा रहेगा या फिर कभी भी कुछ भी कन्वर्जन पूछा रहेगा, जैसे कि एक न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, मैं आपको ये चीज़ सॉल्व करके यहाँ पे बता दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार ये चीज़ हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सप्रेस T इज इक्वल टू 24.57 केल्विन इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, यानी कि आपको एक टेम्परेचर दिया हुआ है जिसका है वैल्यू 24.57 केल्विन। ठीक है ना, तो केल्विन में ये टेम्परेचर हमें दिया हुआ है और हमें बोला है कि आप सेल्सियस में इसको कन्वर्ट करके दिखाओ और फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करके दिखाओ। तो चलो देखते हैं कैसे आता है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सबसे पहली बात, अगर मुझे ये टेम्परेचर को नॉर्मल डिग्री सेल्सियस जो केल्विन में दिया हुआ है इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो सेल्सियस वाला लगेगा हम लोग को, ये वाला, और केल्विन वाला लगेगा। यानी ये दोनों को अगर मैं एक साथ ले लूँ, कौन सा TC/100 और TK - 273.15/100, ये दोनों को जब मैं साथ में ले लूँ और ये दोनों को जब मैं इक्वल करके सॉल्व करूंगा, तो ये जो मेरा TC जो रहेगा TK - 273 हो जाएगा, तो आपका TC का वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि डिग्री सेल्सियस में ये जो 24.57 डिग्री सेल्सियस है, ये -248.58 डिग्री सेल्सियस आएगा। क्लियर है? बस कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं। ये दोनों को कंसीडर किया, यानी कि ये दोनों को एक साथ लिया, तो ये आपका 100 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो TC बच गया यहाँ पे इज इक्वल टू TK - 273 हो गया, ये वाला आप देख पा रहे हो। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, TK का वैल्यू दिया हुआ है आपको 24.57, तो 24.57 डाल दिया और -273 कर दिया, तो ये दोनों जब माइनस हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, -248.58 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। तो ये जो आया ये आपका TC आया, यानी कि टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेल्सियस आ गया। तो एक तो आपने कन्वर्ट कर लिया, चलो डिग्री सेल्सियस में आ गया आपका -248.5 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं कि फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट होगा। फ़ारेनहाइट के लिए क्या फॉर्मूला चाहिए, ये वाला फॉर्मूला और ये दोनों फॉर्मूला, तो ये दोनों को एक साथ में लिख दूंगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक साथ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, TF का वैल्यू निकालना है। तो TF निकालने के लिए ये 180 को जो है इसके पास भेज दूंगा, तो ये 180/100 और TK - 273.15 + 32 हो जाएगा। देख पा रहे हो, अब ये -32 भी जो है इधर भेज दिया तो +32 हो गया, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये नया फॉर्मूला बन गया, नया फॉर्मूला तो नहीं बना, लेकिन हमने इंटरचेंज करके सिंप्लीफाई कर दिया बस उसको। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लोगे तो 180/100 क्या हो जाएगा, 9/5। बस हमने क्या किया है, इसको 20 से डिवाइड, पहले 0 0 कैंसिल हो जाएंगे इसके, और 2 9 18, 2 5 10 हो जाएगा, 9/5 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ गया -415.44 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि जो हमारा केल्विन में टेम्परेचर 24.57 केल्विन था, वही डिग्री सेल्सियस में -248.58 आ रहा था और फ़ारेनहाइट में -415.44 आ रहा था। क्लियर है? तो इससे आपको एक अंदाजा लग गया कि तीनों के तीनों यहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंस आते हैं। भले ही उसका जो वैल्यू रहेगा, यानी कि जो मतलब है उसका, तीनों का जो लेवल रहेगा एनर्जी का, टेम्परेचर का, मर्क्यूरी लेवल पे, वो सेम रहेगा, लेकिन इसके वैल्यूज जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। केल्विन में अलग, डिग्री सेल्सियस में अलग और फ़ारेनहाइट में अलग। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक आ गया आइडियल गैस इक्वेशन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया कि हम लोग आज आइडियल गैस इक्वेशन भी देखने वाले। तो इसमें बेसिकली 3 सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमें देखना है। तो द रिलेशन बिटवीन 3 प्रॉपर्टीज ऑफ ए गैस, 3 प्रॉपर्टी कौन से होते हैं कोई भी गैस में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 प्रॉपर्टी होते हैं। एक उसका प्रेशर होता है, दूसरा वॉल्यूम होता है, तीसरा टेम्परेचर होता है। और इसी प्रॉपर्टीज जब साथ में होती है, रिलेशन जो होती है, इसी को हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। तो इसमें भी 3 लॉ है, अगर देखा जाए तो आइडियल गैस इक्वेशन में 3 लॉ होते हैं। सबसे पहला लॉ है, इसका नाम है चार्ल्स लॉ, और ये सभी चीज आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो केमिस्ट्री भी आपने देखा होगा। तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, इन दिस केस जो वॉल्यूम V होता है ना, वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर T से, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो अगर मुझे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो ये V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यानी वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दस जो चार्ल्स लॉ है, इट कैन बी स्टेटेड एज द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स मास ऑफ ए गैस
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जो भी एक पर्टिकुलर गैस रहेगा उसका अगर हम लोग वॉल्यूम की अगर फिक्स मास के हिसाब से बात करें तो जो वॉल्यूम उसका रहेगा वो टेम्परेचर से डायरेक्टली एब्सोल्यूट टेम्परेचर से क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि जैसे अगर मैंने वॉल्यूम इंक्रीज किया तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज किया तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये कब होगा पॉसिबल, जब हमने ये प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तब। यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन कब है, जब हमारा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा इसमें, तभी ये चीज पॉसिबल हो जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, चार्ल्स लॉ बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, जो कि हमारा सेकेंड लॉ, जिसका नाम है प्रेशर, जिसको हम लोग बोलते हैं गे लुसेक लॉ। अब प्रेशर यहां पे दे दिया, इसका मतलब प्रेशर से कुछ ना कुछ यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। तो प्रेशर लॉ जो होता है वो क्या बोलता है, इट कैन बी स्टेटेड एज द प्रेशर ऑफ ए फिक्स मास ऑफ ए गैस। यानी कि कोई भी गैस में उसका जो प्रेशर रहेगा फिक्स मास ऑफ ए गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि प्रेशर ऑफ ए फिक्स मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर उसका वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए। तो फर्स्ट कंडीशन में आपने देखा प्रेशर कांस्टेंट था, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो पी जो है मेरा प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर से, यानी कि पी अपॉन टी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसी को बोलते हैं गे लुसेक्स लॉ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे तीसरे टाइप के लॉ, जिसका नाम है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, अगर हम लोग फिक्स मास ऑफ गैस में बारे में कंसीडर करें और कांस्टेंट टेम्परेचर इस बार रख दें, यानी कि इस बार हमारा कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रख देंगे, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेशर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम से। यानी कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ठीक है, यहाँ पे आप 1 डाल सकते हो, आपको पता ही होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होता है, 1/V होता है। यानी कि अगर मेरा प्रेशर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम मेरा डिक्रीज होगा। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा उल्टा होता है। आपको बॉयल्स लॉ याद रखना है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, इसके आगे का और भी कन्वर्जन है। यहाँ पे आप देखोगे, अगर ये जो कंबाइन करें अगर हम इक्वेशंस को, ठीक है, जो हमें PV अपॉन T जो मिला हुआ है, ये तीनों का कंबाइन करके हिसाब से बात करें, तो एक मोल जो होता है ना गैस का, उसमें कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से बात करेंगे, तो कांस्टेंट को हटाने के लिए हमने R जो है वो मल्टीप्लाई किया हुआ है। R को हम लोग बोलते हैं गैस कांस्टेंट। ठीक है ना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, उस गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं उसको। तो R से हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, तो PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए अगर ले, n नंबर ऑफ मोल्स के लिए लेंगे, तो हमारा PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT हो जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन माना जाता है, PV इज इक्वल टू nRT। एंड ये रिलेशन को कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। जो आपका टॉपिक जो था आइडियल गैस इक्वेशन, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, PV इज इक्वल टू nRT। यानी कि प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू n इज नंबर ऑफ मोल्स, R is the gas constant and T is the temperature. तो PV is equal to nRT is called as the ideal gas equation और ideal gas कांस्टेंट वी कैन से। और जो वैल्यू होता है ना कांस्टेंट R का, वो हर एक गैस के लिए सेम होता है। ये कांस्टेंट R का वैल्यू आपको याद रख लेना है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये R का जो वैल्यू रहेगा ना, ये R आपको देख पा रहे, जो कांस्टेंट आपने मल्टीप्लाई किया, ये R का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। और इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। और इसका एक वैल्यू होता है जो कि हमेशा याद रखना, जो कि है 8.13 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये आपको फॉर्मूला नहीं बोल रहा हूँ, आई मीन टू से ये इसका जो वैल्यू है किसका, R का। तो R का वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ, R इज इक्वल टू 8.31। ये आपको याद रखना है, 8.31। रट्टा मार लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो दोस्तों, लेकिन आपको ये चीज़ भूलना नहीं है, क्योंकि इसी के हेल्प से आपको न्यूमेरिकल्स जो है अगर पूछते हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं होता इसका, लेकिन आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है इन द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। तो आइडियल गैस कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू, R का वैल्यू होता है 8.31 जूल पर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसका वैल्यू, ये चीज़ आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है ये समाप्त होता है, एंड यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं, एंड विल स्टडी द थर्मल एक्सपांशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका थर्मल एक्सपांशन, वो हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड उम्मीद करता हूं कि जो भी टॉपिक्स आज हमने कवर किया है, ये सभी के सभी टॉपिक्स आपको यहां पे समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर कर दो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।